मेरठ वो इलाका है जहां आरएलडी का गढ़ में जो रैली हो रही है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो केजरीवाल को पसंद नहीं करते। लोकसभा की 17 सीटें थी तो दिक्कत ये भी कि उनके पास भी लोग नहीं है लाएं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप इस वक्त देख रहे हैं द पिलर। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है शंभुनाथ शुक्ला जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और बहुत बड़े संपादक हैं और वो बहुत अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। आज उनसे जो 2024 को लेकर पूरे देश में एक राजनीतिक माहौल बन रखा है उस पर कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार शंभुनाथ जी। सबसे पहला जो मेरा सवाल है मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आजकल जो देश में चल रहा है वो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। वो सबसे बड़ा सवाल उठा हुआ है इस वक्त और कल इसी पर दो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है जिस पर एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो सभी का सम्मेलन होगा रामलीला मैदान में और वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ एक बहुत बड़ी सभा है जो कि मेरठ में होगी। तो क्या लगता है कि किसका प्रभाव जनता पर ज्यादा पड़ेगा? देखिए, ये दोनों रैली देखा जाए तो चुनावी रैली है जी। नरेंद्र मोदी जी की रैली मेरठ में तय थी कि मेरठ में दूसरे चरण में चुनाव है जी, इसलिए ये पहले से तय हो गया था मेरठ में रैली करेंगे और आरएलडी से उनका गठबंधन हुआ है। तो ये दिखाने के लिए कि खास तौर पर जो जाट वोट बैंक है, चूँकि मेरठ वो इलाका है जहाँ आरएलडी का गढ़ है। मेरठ का ये सीट है बागपत, जिसमें लगातार आरएलडी के ही लोग जीतते रहे हैं। चौधरी चरण सिंह का इलाका है, फिर उसका मुजफ्फरनगर है जो जाटों का भी इलाका है, जो आरएलडी का अपना वोट बैंक है। जाट भी हैं, गुजर भी, अन्य जातियाँ भी हैं। तो उस इलाके को में ये संदेश देने के लिए कि बीजेपी देखिए वहाँ पर अब आरएलडी के साथ मिल के लड़ रही है। आरएलडी मीन्स एक तरह से जाट, गुज्जर, जो अपर मिडिल जातियाँ हैं ना, जो कहा जाए संपन्न ऐसी जातियाँ, ओबीसी की ऐसी जातियाँ जो संपन्न हैं, एक लैंडमार्क सेट करना चाह रही हैं। तो वो लैंडमार्क सेट करना चाहते हैं। देखो, उन जातियों को बहुतायत भी है, संख्या भी है कि देखिए हमारा समझौता हो गया है तो ये सीटें तो हमारी अपनी हैं। तो ये मैसेज देने के लिए मोदी की रैली है। अब जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया रैली यहाँ इसलिए कर रही है क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी तो अभी हुई है। ये तय था केजरीवाल गिरफ्तार किए जाएंगे, ईडी जैसे दबाव डाल रही थी, तो उनको काउंटर करने के लिए। और इस दल में जो रैली हो रही है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो केजरीवाल को पसंद नहीं करते। खुद कांग्रेस भी केजरीवाल कितना पसंद करती है इसके बारे में कुछ क्लियर कट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक केजरीवाल को कहा जाता था बीजेपी की बी टीम है, अभी तक हाल तक कहा जाता रहा। लेकिन चुनावी समझौता एक अलग बात है, चुनावी समझौते करने पड़ते हैं। जैसे 77 और 89 में जब वीपी सिंह चुनाव लड़े थे तब सीपीएम बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी थी, है ना, बीजेपी के साथ आ गई थी। तो ऐसे समझौते समय समय पर किए जाते हैं। तो केजरीवाल के समर्थन में जो रैली हो रही है वो इसलिए हुई है कि चुनावी के दौर में हम दिखाना चाहते हैं कि सारा विपक्ष एक है। अब ये तो कल के बाद पता चलेगा या वोटों के गिनती के जब वोट पड़ जाएंगे तब पता चलेगा कौन इसमें भारी पड़ गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये कल जो इंडिया गठबंधन रैली कर रहा है वो एक भारी रैली होगी। और नरेंद्र मोदी जो रैली कर रहे हैं, मोदी साहब की रैली तो पहले भी भाई भीड़ जुटती ही थी, प्रधानमंत्री है, बहुत सारे लोग उनके साथ होते हैं। इसे वो रैली एक अलग मुद्दा है। ये रैली बीजेपी को काउंटर करने के लिए कि हमारे पास भी एक चेहरा है, हम भी आपको काउंटर कर सकते हैं, आपके खिलाफ आपको जवाब दे सकते हैं, आपके बराबर पे खड़े हो सकते हैं, ये मैसेज देने के लिए। ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, शुरू में बहुत ताकतवर लग रहा था। कई नेता इसमें शामिल हुए थे, फिर धीरे धीरे करके हमने देखा कि कुछ नेता निकल गए। कुछ नेता जैसे ममता बनर्जी, उन्होंने बोला कि मैं बंगाल में अकेले लड़ूंगी। तो ये अभी से टूटती हुई नहीं दिख रही है इंडिया गठबंधन। दिक्कत ये है कि इंडिया गठबंधन की भले उसको इंडिया गठबंधन बनाने वाले, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले नीतीश कुमार रहे हों, वो नीतीश कुमार आ गए, भाजपा बीजेपी के एनडीए में आ गए। ममता बनर्जी रही हों, वो अलग हो गई। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन की जो मुख्य पार्टी है वो है कांग्रेस। कांग्रेस चाहे आगे चुनाव में बीजेपी जीते या कांग्रेस, यानी पक्ष और विपक्ष में कांग्रेस अथवा बीजेपी के लोग ही होंगे, तीसरी और कोई पार्टी तो होगी नहीं। यानी कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उसने समझौता किया है क्षेत्रीय दलों से। क्षेत्रीय दलों के अपने स्वार्थ होते हैं। टीएमसी की दिक्कत ये कि एक तरफ उसको लड़ना है सीपीएम से, क्योंकि उसने जो टीएमसी में बंगाल की गवर्नमेंट ली है ममता बनर्जी ने, वो
सीपीएम से ली है, तो सीपीएम से मिल के वो नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए कांग्रेस से उनको लड़ना ही पड़ेगा। और वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गई, उनको सीपीएम को काउंटर करना है, संभव ही नहीं है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में देखिए, जहाँ तक बात है, उसमें समाजवादी पार्टी अभी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है इस इंडिया गठबंधन में। उसने कहना चाहिए कांग्रेस को अपेक्षा से अधिक सीटें दी। कांग्रेस के पास इस समय स्ट्रेंथ इतनी है कि सीट लोकसभा की केवल 1 सीट है, विधानसभा की 2 सीटें हैं, फिर भी उसने लोकसभा की 17 सीटें दी। तो दिक्कत ये भी कि उनके पास भी लोग नहीं हैं, लाएं कहाँ से जाएं। जो उत्तर प्रदेश का शहरी इलाका है, जो बड़े बड़े शहर हैं, कानपुर हो, लखनऊ हो या बनारस हो, इलाहाबाद हो तो फिर भी सपा जीत जाती रही है। लेकिन जो ये शहर है कानपुर, लखनऊ, जो शहरी शहर हैं, वहाँ पर तो बिल्कुल संभव ही नहीं कि भी बीजेपी को, समाजवादी पार्टी के कुछ वहाँ पे लगा हो, ताकत लगी हो। इसलिए ऐसी स्थिति में वहाँ यहाँ तो समझौता हो गया, बाकी जगह समझौता बिखरता जा रहा है। प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो कैसे तय करेंगे इंडिया गठबंधन वाले? ये उनकी दिक्कत है। जो कल रैली हो रही वो भी यही संदेश देने के लिए है कि हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं और चेहरा बाद में तय कर लेंगे, यही उन्होंने कहा है। पर क्या लगता है कि अंदर ही अंदर राहुल को ही आगे करने का एक दिमाग में है, एक सोनिया गांधी के दिमाग में, कि राहुल ही बाबा ही बनेंगे प्रधानमंत्री देश के? देखिए, राहुल को तो कहना चाहिए मोदी जी ने पहले से ही राहुल को हटा दिया। इस मामले में राहुल गांधी 24/7 राजनीति नहीं कर पाते हैं जी। या वो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं। नरेंद्र मोदी राजनीति के बहुत ही पुख्ता खिलाड़ी हैं, बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। 2014 में उन्होंने कहा कि राहुल को युवराज बोल दिया, है ना, युवराज कहा था। अब युवराज कहते ही राहुल गांधी भड़क गए और वो बजाय बीजेपी पर हमलावर होने के नरेंद्र मोदी पर हमला करने लगे। अब जब आप व्यक्ति पर हमला करते हैं तो आपकी राजनीति पे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति पर हमला केंद्रित हो जाता है, तो नरेंद्र मोदी को उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में जब 2019 आया, चौकीदार चोर है, चौकीदार मतलब नरेंद्र मोदी पर हमला था, उसमें भी राहुल पिछड़े। अब वो शक्ति वाले मामले में फंस गए। तो कहना चाहिए राहुल गांधी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं, उनको चेहरा तो भी नहीं बनाया जा सकता। अब जब कुछ हो जाए, नहीं वोट पड़ जाए, वोट पड़ने के बाद अगर ऐसा हुआ, आसमान ही फट पड़े और राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन जीत जाए, तब वो हो सकता है कि राहुल गांधी को चेहरे के तौर पे उभारा जाए। पर क्या राहुल गांधी का चेहरा बाकी दल बर्दाश्त कर पाएंगे? तब इस पे भी लड़ाई होगी जी। क्योंकि इंडिया गठबंधन का सबसे ताकतवर दल जो आज की तारीख को दिखाई पड़ रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है डीएमके, यानी दक्षिण की पार्टियां। कांग्रेस कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, लेकिन जो उत्तर दक्षिण का विवाद चला है उसमें राहुल गांधी उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे, बहुत कुछ इस पे डिपेंड करेगा। इससे चेहरा कौन होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये कहा जाता था इससे पहले कि राहुल गांधी ज़मीनी तौर पर उतरते नहीं है, जनता से नहीं मिलते हैं, उनका मतलब ज़मीनी तौर पर काम नहीं करते हैं। लेकिन ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन सबके थ्रू दिखा लोगों को कि वो ज़मीनी तौर पर उतर रहे हैं, लोगों के बीच घूम रहे हैं, उनके दुख समझ रहे हैं और उसका निवारण करने के लिए लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो न्याय यात्रा निकली थी उसका कुछ फ़ायदा दिखेगा कांग्रेस को? देखिए, देख सकता था, लेकिन इसमें कई चूक हो गई। भारत जोड़ो यात्रा जब निकली तो उसके बाद से इन्होंने कर्नाटक जीत लिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी जो देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और राज्यों में चुनाव हुए, 2 राज्यों में गंवा दिए, एक तो राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़। तो एक जीता और दो जीते छोटे छोटे राज्य, और 2 बड़े राज्य गंवाए। राजस्थान में 25 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में तो और भी पहले तो मध्य प्रदेश जीते थे 2019 में, तो बाद में सरकार 2018 में जीते थे, सरकार बाद में बनी उनकी बीजेपी की। तो इस तरह से इन्होंने गंवाया भी। तो बहुत उपलब्धि उनकी भारत जोड़ो यात्रा से नहीं हुई थी। लेकिन भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा निकाली, इसमें और भी नुकसान हुआ है। भारत जब उनको विपक्ष पर यानी जो उनका अपोजिशन यानी बीजेपी पर हमलावर होना था, तो व्यक्ति पर तो हमला पर हुए, पार्टी पे नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि बंगाल में ममता से समझौता टूट गया, बाकी प्रदेशों में कई जगह टूट चुका है। और तो कैसे ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें फोकस कहाँ करना है। हमें फोकस करना है बीजेपी पर, हमें नरेंद्र मोदी पर। तो पहले तो ये तय कर लेते। तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होगा। अब ये अगर लोगों ने चेहरों के आधार पर वोट दिया, अगर मोदी के चेहरे पर वोट नहीं दे रहे हैं, लोग अपने कैंडिडेट के आधार पर वोट देना पसंद करें, तो हो सकता है कि बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़े।
जी, ये भाजपा का हमेशा से कहना है, लोगों का भी कहना है कि भाजपा का इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट हमेशा राहुल गांधी कर देते हैं अपने बयानों से, और अपने ये जो आपने न्याय यात्रा की भी बात की उसमें ये कुछ ऐसे तंज कसते हैं मोदी जी पे और भाजपा पे कि उनका अल्टीमेटली एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, लोग और उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। देखिए, राजनीति में लड़ाई पार्टी से हमारी होती है, व्यक्ति से नहीं होती। दिक्कत ये हो गई कि खुद बीजेपी ने व्यक्ति से लड़ाई शुरू की थी। जी, मैंने कहा ना 2014 में मोदी जी ने राहुल गांधी को युवराज कहा था, तो राहुल गांधी इस बात से भड़क गए क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त ना युवराज थे, यानी प्रधानमंत्री के बेटे नहीं थे। उनके पिता तो उसके 30 साल पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उनको लगा ये मेरे ऊपर सीधे व्यक्तिगत हमला किया गया है, तो उन्होंने सीधे मोदी पर हमला करना शुरू कर दिया। अगर कोई होशियार राजनेता हो तो मोदी पर हमला करने के बजाय बीजेपी और उसकी रणनीतियों, उसके कामकाज पे हमला करते, जो नहीं किया। तो उसका नुकसान उन्हें आज तक उठाना पड़ता है कि इतनी बार वो मोदी का नाम लेते हैं कि मोदी का प्रचार घर बैठे हो जाता है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया है, इस पर ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। मतलब भाजपा का इतना एक तरीके से एक स्कैम सामने आया है इसमें, तो आखिर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है पहले भी चंदा आता था, अभी भी चंदा आ रहा है। चंदे को थोड़ा संस्थागत स्वरूप देने के लिए किया गया। अब उसमें जो संस्थागत स्वरूप तो दिया गया, जो पार्टी ताकतवर होती है, जिसके पास ईडी है, जिसके पास सीबीआई है, जो किसी को भी किसी भी जांच में पकड़वा सकता है। तो आप मानते हैं कि सीबीआई और ईडी जो है वो सरकार के लिए, तो जाहिर क्लियर कट है, तो फायदा तो उसी पार्टी को मिलेगा जो रूलिंग पार्टी है। अच्छा, अब उससे बाकी पार्टियां भी बचेंगी नहीं क्योंकि उनको भी चंदा मिला है। दूसरा, चंदा देना चंदा लेना ये आम आदमी के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस स्कैम से वो ये मान चलते हैं कि चंदा तो मिलता ही था। जो बेरोजगारी मुद्दा थे, जो महंगाई दर मुद्दा है, यानी जो सीधे सीधे व्यक्ति को प्रभावित करता है, उस पर तो कभी हमला किया नहीं गया। तो लोगों को लगता है लड़ाई सिर्फ कागजी है। जी, अब ये जो आरएलडी के साथ गठबंधन किया है भाजपा सरकार ने, वो आपको क्या लगता है ये किसान आंदोलन जो इतना पीक पे पहुंच गया था एक टाइम पर, और अभी वापस 2.0 किसान आंदोलन शुरू हुआ था जिसको आगे भी बढ़ाने की बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि पश्चिमी यूपी से लोगों का मतलब ये जो किसानों से ध्यान हटाने के लिए आरएलडी को शामिल कर दिया गया, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो राकेश टिकैत जैसे नेता है और जयंत चौधरी जैसे नेता है जो किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, वो वहाँ से हट जाए और लोगों के पास एक लीडर की कमी हो जाए बेसिकली? देखिए, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके किसान आंदोलन की धार धोतरी कर दी है। दूसरा, किसान आंदोलन को जाट आंदोलन नहीं कहा जा सकता जी। आरएलडी एक पार्टी है, वो सिर्फ किसानों की पार्टी नहीं है। दूसरे, जो बेस, हर पार्टी का एक बेस होता है, उसका बेस है जाट। जाट, चूंकि सब जाट कोई किसान आंदोलन के फेवर में नहीं खड़े थे, सिर्फ पंजाब के ही किसान ज़्यादा उसमें दिखाई पड़ रहे थे। जी, जी, जी। उत्तर प्रदेश के किसानों को पहले भी एमएसपी का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। दूसरे, गन्ना ही बोते हैं ज़्यादातर, जो वेस्टर्न यूपी के जाट किसान हैं, गन्ना एक ठीक ठाक उनको पेमेंट हो जाता है गन्ना से, बाकी की उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। यहाँ धान की बुआई कम होती है, इसे वो बाकी फसलों का क्या असर पड़ रहा है इस पर उनको असर नहीं पड़ रहा था। आप इस बार देखेंगे, इस बार जो आंदोलन था किसानों का, पंजाब के आगे नहीं बढ़ सका, वेस्टर्न यूपी में आ नहीं सका। पिछली बार राजेश टिकैत ने उसे फैलाने की कोशिश की थी। उनके आंदोलन के फेल होने के बाद, यानी 26 जनवरी को जो आंदोलन हुआ था, जो इस तरह का हंगामा हुआ था, उसके बाद मोर्चा संभाला था राजेश टिकैत ने। तब तो सफल होता दिखा था, लेकिन उसके बाद वो भी खत्म हो गया। तो किसान आंदोलन कहना चाहिए खत्म हो चुका है, उसका कोई उसमें वजूद नहीं बचा है। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है फिर कि 24 में इस बार कौन बाजी मारेगा आपके हिसाब से? नहीं, ये तो देखिए अभी कयासबाजी है कि हम कहते हैं फलां पार्टी मारेगी, इस पर कोई अभी टिप्पणी नहीं की जाती जब तक ये चुनाव ना हो जाए। बीजेपी सीना ठोक कर कहती है कि 400 पार का आंकड़ा ये हर पार्टी कहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को ही कहना चाहिए कि हम 400 ला रहे हैं। ये कांग्रेस की कमजोरी को ये कह नहीं पा रही कि मैं 400 ला रहे हैं। देखिए, पहले मारे सो मीर, कांग्रेस भी खुल के कहे ना हम 400 पार, जी जी जी, तो नहीं कह रही है। तो किसी तरह का डर है उनके अंदर कि अगर मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, लेकिन तो, हम वो नहीं जो स्थिति देख रहे हैं देश में अपनी कांग्रेस पार्टी, वो नहीं कह पा रहा है। ये बात है, उनके अंदर एक खौफ है, उनके अंदर एक डर है। तो डर कोई, उनको तो कोई ईडी का डर नहीं है, उनको डर है उनके अंदर की कमजोरी का। उनके अंदर की कमजोरी भी इतनी ज्यादा है कि वो नहीं करे। और केजरीवाल की गिरफ्त पे क्या कहना चाहेंगे? बाहर आ पाएंगे वो?
नहीं, बाहर तो आ जाएंगे, ईडी गिरफ्तारी से कोई आजीवन जेल में रहे तो संभव नहीं है। नहीं, इलेक्शन से पहले मतलब ये केजरीवाल को जरूर है। अभी 1 तारीख को, परसों ही फैसला होगा। जज ने उन्हें 1 तारीख तक उनकी रिमांड बढ़ा दी थी। उसके बाद कहा जा सकता है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर कोई हिंदुस्तान में व्यापक तौर पे पूरे भारत में हो, ये नहीं दिखाई पड़ता कुछ। ये जेल के अंदर से जो सरकार चलाने की बात उन्होंने ये की तो है। असंवैधानिक है। वो कह रहे हैं संविधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं। हाँ। तो हर चीज़ संविधान में लिखी नहीं जाती है। जेल के अंदर से सरकार चलाना और उनकी पत्नी जो है वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ जाए। मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है। आप कैसे कुर्सी पर बैठ गई, उस पर तो वही, या तो आपको मुख्यमंत्री घोषित कर दी जाए, ये किया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ के आदेश, सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जा कर सकते हैं। वो चाहे तो ये करना चाहिए उनको। अगर वो चाहते हैं, उनका भरोसा इस पे है कि मेरी पत्नी मुख्यमंत्री बने और उनके विधायक दल को कोई इसमें आपत्ति नहीं है, तो बना देना चाहिए। जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा शंभुनाथ जी आपसे राजनीतिक जो आप सभी ने सुना। कई मुद्दे चल रहे हैं पूरे देश में राजनीति को लेकर, और 24 पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण हम करते रहे हैं और करते रहेंगे। आगे ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहे द पिलर।